नमस्कार, मेरा नाम अमृता सिंह तेवतिया है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज ब्रिजघाट हापुड़ में विज्ञान की शिक्षिका के तौर पर कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ई लर्निंग का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उसी के अंतर्गत बच्चों आज मैं आप सबके सामने कक्षा 9 में विषय विज्ञान के अंतर्गत आने वाला पाठ संख्या 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए बच्चों इस पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर हमारा इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। हमारा इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य ये है कि इस पाठ के अंत में हम ये जानने में सक्षम होंगे कि किन पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है, किन पदार्थों को अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। तो इसी के इर्द गिर्द आज जो हमारी चर्चा होगी इस पाठ में वह इसी के ऊपर निर्भर होगी। हम इसमें विलयन के बारे में पढ़ेंगे, कोलाइडल के बारे में पढ़ेंगे, कोलाइडल के अंतर्गत आने वाला टिंडल इफेक्ट, इन सब के बारे में हम इस पाठ में आज चर्चा करेंगे। तो बच्चों इस पाठ को शुरू करने से पहले हम यह जान लें कि आखिर पदार्थ होता क्या है। जैसा कि आप सब लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ क्या होता है और उसकी अवस्थाओं के बारे में भी आपने जाना है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिरकार पदार्थ होता क्या है। पदार्थ वह चीज होती है जो जिसका कुछ क्या होता है बच्चों, भार होता है एवं जो स्थान घेरती है उसको हम पदार्थ कहते हैं। या हम इसको एक दूसरी परिभाषा के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि रासायनिक एवं भौतिक विज्ञान की भाषा में ऐसी चीज जिसका कुछ भार एवं वह स्थान घेरती है उसको हम पदार्थ कहते हैं। बच्चों आप ये भी जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव एवं गैस। यानी पदार्थ 3 प्रकार की अवस्थाओं में पाया जाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि मुख्य रूप से पदार्थ जो होते हैं बच्चों उनको 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी पदार्थ 2 प्रकार के माने गए हैं। एक होता है बच्चों शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है बच्चों अशुद्ध पदार्थ। तो आज हम इसी के बारे में इस पाठ में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे मैंने इस चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहा है कि पदार्थ, जैसा कि मैंने अभी बताया, हमने इसको आगे 2 भागों में वर्गीकृत किया। एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। मिश्रण को बच्चों हम अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। शुद्ध पदार्थों को आगे 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है तत्व और दूसरा होता है बच्चों हमारा यौगिक। इसी प्रकार मिश्रण को भी आगे 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो आज जो हमारे इस पाठ में चर्चा होगी वह सारी चर्चा हमारे इन सबके इर्द गिर्द ही होगी। ठीक है, अब चलो हम शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आखिरकार शुद्ध पदार्थ होते क्या हैं, है ना। अब आप नॉर्मल पर्सन जो होता है उसकी भाषा में क्या शुद्ध पदार्थ क्या है, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती उसको वह शुद्ध पदार्थ मान लेता है। परंतु वैज्ञानिकों की भाषा में या वैज्ञानिकों के मानना यह है कि वे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के अणुओं के ही बने हुए होते हैं उनको वे शुद्ध पदार्थ मानते हैं, और जो पदार्थ 2 या 2 से अधिक अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं उनको वे अशुद्ध पदार्थ मानते हैं। जैसे मैं आप एक एग्जाम्पल उदाहरण ले लेती हूँ। यहाँ पर हम दूध लाते हैं, दूध की थैली लाते तो हमारे हिसाब से क्या है, दूध क्या है, प्योर है, शुद्ध है। परंतु वैज्ञानिकों की भाषा में क्या है, वह शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दूध होता है वह किस किस का मिश्रण होता है बच्चों, उसमें वसा भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है एवं उसमें जल भी पाया जाता है। तो यानी वे क्या हो गए, इन सब का मिलके एक मिश्रण हो गया, है ना। तो यानी वे क्या हो गया, एक अशुद्ध पदार्थ हो गया। क्यों? क्योंकि वे प्रोटीन के अणुओं से भी मिलके बना है, वसा के अणुओं से मिलके भी बना है और जल के अणुओं से भी मिलकर बना हुआ है। तो यानी शुद्ध पदार्थ क्या हुए, वे जिन पदार्थों के अणु एक प्रकार के होते हैं ऐसे पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, या ऐसे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के अणुओं के ही बने हुए होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है लोहा, जल, तांबा आदि। अब जैसे यहाँ पे लोहा है, लोहा क्या है, यानी जो लोहा है उसके अंदर सिर्फ किसके अणु है, लोहे के ही अणु उसके अंदर उपस्थित है, यानी वह केवल लोहे के अणुओं से मिलकर ही
बना है, यानी उसमें और किसी भी पदार्थ के अणु उपस्थित नहीं है। तो ये कैसा पदार्थ हो गया बच्चों? शुद्ध पदार्थ। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक प्रकार के अणु होते हैं वे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब दूसरा है बच्चों अशुद्ध पदार्थ। हमने शुद्ध पदार्थ के बारे में जाना, अब हम यहाँ पर अशुद्ध पदार्थ के बारे में चर्चा करते हैं। जिन पदार्थों के अणु एक से अधिक होते हैं उन्हें हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिनमें एक से अधिक अणु उपस्थित होते हैं, ऐसे पदार्थों को वैज्ञानिक अशुद्ध पदार्थ की भाषा देते हैं, परिभाषा देते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिन पदार्थों के अणु एक समान नहीं होते हैं उन्हें अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे चीनी तथा जल का मिश्रण। हमने बच्चों चीनी ली, जल लिया। चीनी भी जब वह उनका मिश्रण नहीं बना था तो चीनी भी क्या थी? शुद्ध पदार्थ थी, और जल भी क्या था? शुद्ध पदार्थ था। लेकिन जब हमने चीनी को और जल को आपस में मिला दिया तो वह क्या बन गया बच्चों? वह एक मिश्रण बन गया, यानी अब वह एक अशुद्ध पदार्थ है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चीनी के भी अणु हैं एवं जल के भी अणु उसके अंदर उपस्थित हैं। तो ये क्या हो गया? एक अशुद्ध पदार्थ हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से बताऊंगी कि ये जो मैंने चार्ट लिया है इसमें हम ये जानेंगे कि कौन सी चीज शुद्ध है और कौन सी अशुद्ध, यानी कौन सा शुद्ध पदार्थ है और कौन सा अशुद्ध पदार्थ है। अब जैसे पानी, वाटर यहाँ पे लिया, जल क्या हुआ? शुद्ध पदार्थ हुआ। क्यों? क्योंकि जल क्या है? केवल जल के अणुओं से मिलकर ही बना हुआ है। तो यानी ये कैसा पदार्थ हो गया? प्योर सब्सटेंस, यानी शुद्ध पदार्थ हो गया। ऐसे पिज्जा, पिज्जा में क्या हुआ? पिज्जा क्या हुआ बच्चों? ये एक मिक्सचर हो गया, यानी अशुद्ध पदार्थ हो गया। क्यों? क्योंकि जो पिज्जा होता है वह किसी एक चीज से मिलके तो बना हुआ नहीं होता, उसमें कई प्रकार की चीजें, उसमें मैदा भी होती है, उसमें सब्जियां भी होती हैं, उसमें चीज भी होता है और कई प्रकार की चीजें उसमें डली हुई होती हैं। तो यानी जब हम उसमें कई सारे पदार्थों को हमने मिलाया, मिक्स किया, तो तभी हमें एक नया पदार्थ मिला, यानी पिज्जा मिला। तो यानी क्या हो गया? पिज्जा भी एक अशुद्ध पदार्थ हो गया, एक मिक्सचर हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कई उदाहरण लिए हुए। अब यहाँ पे जैसे मैं शुगर लेती हूँ, चीनी, तो शुगर क्या हो गया? यहाँ पे शुद्ध पदार्थ हो गया। क्यों? क्योंकि शुगर में से केवल किसके अणु हैं? केवल शुगर के ही अणु इसके अंदर उपस्थित हैं। फिर यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम। यहाँ पे टाइड, जैसे यहाँ पे वॉशिंग पाउडर, मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे टाइड का। ये क्या हुआ बच्चों? यानी ये एक ऐसा पदार्थ हो गया, ये एक अशुद्ध पदार्थ हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? कई प्रकार के पदार्थों से मिलके बना हुआ है। कई तरह की इसके अंदर सफेद कण भी होते हैं, नीले कण भी होते हैं, क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, तो वे अपना अलग अलग कार्य करते हैं। तो यानी वे क्या हो गए? वे भी एक आपस में मिलके उन्होंने क्या बनाया? एक मिश्रण बनाया, एक अशुद्ध पदार्थ का निर्माण किया है इसके अंदर। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ मैंने उदाहरण लिए थे। अब बच्चों हम सबसे पहले अशुद्ध पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे, या हम मिश्रण के बारे में पहले आज चर्चा कर लेते हैं। मिश्रण को हम और किस नाम से जानते हैं? मिक्सचर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ जानेंगे कि आखिर मिश्रण या मिक्सचर होता क्या है। जब दो से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों तो वह क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। किसी भी अनुपात में दो से अधिक शुद्ध पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हो तो वह क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जैसे जल और नमक का मिश्रण हो गया, या बच्चों वायु में गैसों का मिश्रण। अब देखिए जल और नमक का घोल या मिश्रण कैसे हुआ? हमने नमक लिया और जल लिया, हमने बच्चों जल में नमक को घोल दिया, तो हमें क्या मिला? एक मिश्रण प्राप्त हुआ, एक नया पदार्थ हमें प्राप्त हुआ। तो वह क्या हो गया? एक मिश्रण का उदाहरण हो गया। ऐसे ही बच्चों वायु में गैसों का मिश्रण। वायु हम जानते हैं, वायु में कई प्रकार की गैसें उपस्थित होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि कई प्रकार की गैसें, इसमें आर्गन, सब गैसें उपस्थित होती हैं। तो ये सब क्या है? आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये अपने आप में तो क्या है बच्चों? एक शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है। परंतु जब ये सारी वायुमंडल में आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं तो ये किसका उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हैं? मिश्रण का, यानी मिक्सचर का उदाहरण ये यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हैं। ठीक है, यानी जब भी हम दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तो वे हमें क्या देंगे? हमें मिश्रण प्राप्त होगा।
अब हम जानेंगे बच्चों मिश्रण के प्रकार के बारे में। जैसा मैंने आपको चार्ट में भी समझाया था कि मिश्रण को आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है बच्चों समांगी मिश्रण, यानी इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं, और एक दूसरा होता है बच्चों विषमांगी मिश्रण, जिसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें समांगी मिश्रण के बारे में यानी होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में चर्चा करेंगे। समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता, ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहेंगे या समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी जब बच्चों दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ आपस में मिल जाएं, एक अनुपात में मिले हुए हो, परंतु आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते, उनको पृथक नहीं कर सकते, ऐसे मिश्रण को आप क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे नमक और पानी का मिश्रण और मिश्र धातुएं। यहाँ पे मैं उदाहरण ले लेती हूँ, नमक और पानी का मिश्रण। जब आपने नमक लिया, पानी लिया, आपने उनका घोल बनाया यानी एक मिश्रण बना दिया, फिर हमने एक सिंपल पानी लिया, तो उन दोनों ग्लासों को आपस में रखा, सामने रखा, तो क्या हम आसानी से इसमें बता सकते हैं कि हमने कौन से गिलास में नमक घोला है और कौन से गिलास में नहीं घोला? नहीं बता सकते। यानी समांगी मिश्रण में यानी होमोजीनियस मिक्सचर में दोनों जो पदार्थ होते हैं, जो भी दोनों दो शुद्ध पदार्थ होते हैं, वे आपस में इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं कि आप उन दो पदार्थों को आसानी से अलग पृथक नहीं कर सकते। यानी अलग अलग करके नहीं बता सकते कि इस मिश्रण के अंदर कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं। ऐसे ही मिश्र धातुओं के केस में होता है बच्चों, क्योंकि जो मिश्र धातु होती है वे कई दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से बनी हुई होती है। तो जब हमें जो मिश्र धातु मिलती है तो हम उसमें ये नहीं बता सकते अपनी आंखों से देखकर, या हम उसमें पृथक नहीं कर सकते कि इसमें कौन कौन सी धातुएं उपस्थित हैं। ठीक है, तो समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर वह हो गया जिसमें दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ आपस में मिलकर एक ऐसे मिश्रण का निर्माण करते हैं जिसको आप अलग अलग नहीं देख सकते, यानी जिसमें आप यह नहीं बता सकते कि यह किन किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। अब हम लेते हैं बच्चों विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण क्या हुआ? ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव या पदार्थों या शुद्ध पदार्थों को मिलाने से जो हमें मिश्रण प्राप्त होता है वह विषमांगी मिश्रण कहलाता है। परंतु इसके अंदर क्या होती है प्रॉपर्टी कि आप इसके अंदर जो पदार्थ हमने डाले होते हैं, जिन दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलके जो हमने मिश्रण बनाया हुआ होता है, उसके अंदर हम उन पदार्थों को अलग अलग देख सकते हैं। यानी हम अलग अलग डिफरेंशिएट करके बच्चों ये बता सकते हैं कि इसमें यह जो नया पदार्थ बना है या जो विषमांगी मिश्रण बना है, इनमें कौन कौन से पदार्थ उपस्थित है। अब उदाहरण ले लीजिए बच्चों, जैसे तेल और पानी का मिश्रण जो मैंने यहाँ पे लिया है। आपने तेल लिया, आपने जल लिया, आपने तेल और जल को पानी को आपस में मिलाया, ठीक है, तो क्या होता है? तेल आसानी से पानी में डिसॉल्व तो होता नहीं है, उसकी ड्रॉपलेट्स ड्रॉप के फॉर्म में वह हमें दिखाई देता है। तो हम जब अगर हमारे सामने कोई वह यह मिश्रण लेकर आए तो हम इसमें आसानी से बता सकते हैं कि इसके अंदर तेल के अणु भी हैं और जल के अणु भी इसमें उपस्थित हैं। तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों? विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अब हम चर्चा करेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में। अभी हमने अशुद्ध यानी मिश्रण के बारे में चर्चा की, हमने समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण के बारे में इसमें चर्चा की थी। अब हम जानेंगे शुद्ध रूप से पदार्थों के बारे में। अब जो शुद्ध पदार्थ होते हैं बच्चों, उनको भी आगे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला है तत्व और दूसरा है हमारा यौगिक। तो सबसे पहले हम इसमें तत्व के बारे में जानेंगे कि आखिर तत्व या एलिमेंट क्या होता है। तत्व यानी एलिमेंट। तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि जैसे कोशिका
कोशिका होती है हमारी क्या मूलभूत इकाई होती है, किसी भी जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। ठीक उसी प्रकार पदार्थों के केस में क्या होता है बच्चों, जो तत्व होता है वह किसी भी पदार्थ की एक मूलभूत बेसिक यूनिट यानी मूलभूत इकाई होती है, जिसको आप आगे किसी भी प्रक्रिया द्वारा उसको विभाजित आगे नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, समझिए हमने सोना लिया, आप सोने के चाहे लाखों करोड़ों कितने भी टुकड़े कर दीजिए, अंत में आपको क्या प्राप्त होगा, आपको सोना यानी गोल्ड ही प्राप्त होगा, यानी उससे और कोई पदार्थ तो बन नहीं जाएगा। तो यानी सरल भाषा में तत्व का जो होता है वह किसी भी पदार्थ की मूलभूत इकाई है, जिसको आप किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम, लिथियम, सोडियम, ये बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिए हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है, यानी किसके, तत्व के यानी एलिमेंट के उदाहरण हैं। आज तक जो वैज्ञानिकों ने जो डिस्कवरी की है उसके अंतर्गत आज हमारे पास 110 से अधिक तत्व उपस्थित हैं। जो आप पीरियोडिक टेबल जिसका नाम दिया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में आज यानी कितने हमारे पास तत्व, 110 से अधिक तत्व उपस्थित हैं, जिसमें से 92 ऐसे पदार्थ हैं यानी तत्व हैं जो हमें शुद्ध रूप से यानी प्राकृतिक रूप से हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। बाकी के 92 के अलावा जितने भी हमें तत्वों की डिस्कवरी हुई है या खोज हुई है वह मानव निर्मित है, यानी उनकी खोज वैज्ञानिकों ने की है। तो इसका सार ये है बच्चों कि हमारे पास आज तक कितने 110 से अधिक तत्व हैं, जो जिसमें कि 92 तो हैं हमारे प्राकृतिक और बाकी जो है वो मानव निर्मित हैं। तो ये है तत्वों के बारे में, एक बेसिक यूनिट है किसकी, किसी भी पदार्थ की, तत्व यानी एलिमेंट। अब बच्चों हम जानेंगे किसके बारे में, तत्व के प्रकार के बारे में हम यहाँ पे अब चर्चा करेंगे। अभी हमने तत्वों के बारे में जाना, अब हम तत्वों के प्रकार के बारे में जानेंगे। तत्व जो होते हैं बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, माने गए हैं। एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है बच्चों उपधातु यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। अब हम इनके एक पहले सबसे पहले मेटल के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक के बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे धातुओं के गुण के बारे में। धातुएं क्या होती हैं, ये चमकीली होती हैं, ये क्या करती है, शाइन करती हैं। जो मेटल्स होते हैं वे चमकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर में दिखाया आपको, गोल्ड सोना चमकता है, प्लेटिनियम, कॉपर, ये सब क्या है बच्चों, ये मेटल्स हैं, यानी ये शाइन करते हैं, चमकते हैं। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होते हैं, मतलब गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी किसके, टेम्परेचर के और इलेक्ट्रिसिटी के। यानी आपने देखा सोने को जब आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पिघल जाता है, तो यानी क्या है, आसानी से क्या है, गुड कंडक्टर है ये टेम्परेचर के। ताप आप बढ़ा देंगे तो जैसे सोना पिघल गया। दूसरा ये तन्य होती है, तन्य को हम बच्चों और क्या बोलते हैं, डक्टाइल, यानी आप इसको मेटल को क्या तार के फॉर्म में, एक वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अगर इनसे एक तार के फॉर्म में, आपके पास समझिए गोल्ड है, गोल्ड का आप एक तार बनाना चाहें तो उसमें आसानी से एक तार के फॉर्म में भी ये कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये क्या होती है, आघातवर्ध होती है। आघातवर्ध होती है बच्चों, जैसे आपने कोई भी मेटल लिया, आपने उसको पीटा, उसको आप ठोकेंगे पीटेंगे तो वे क्या होगा, चपटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड, प्लैटिनियम, सिल्वर, ये क्या है, ये मेटल्स के ही उदाहरण हैं। तो आप अगर इनको ठोकेंगे पीटेंगे तो एक शीट के फॉर्म में, ये एक चादर के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। प्रतिध्वनिपूर्ण का मतलब यहाँ पे बच्चों ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे आप कभी किसी चीज को, लोहे को ले लीजिए, तांबे, ये तो क्या है, आप उसको बजाएंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है ना, तो ये क्या होते हैं, प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। यहाँ पे उदाहरण जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम इत्यादि, ये सब किसके उदाहरण है बच्चों, मेटल्स के उदाहरण हैं। अब बच्चों हम आते हैं अधातुओं के गुणों के बारे में। अभी हमने धातुओं के गुणों के बारे में चर्चा की, अब हम अधातुओं के गुणों के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं, यानी इनके डिफरेंट कलर्स में ये पाए जाते हैं, जैसा मैंने आपको बच्चों इस डायग्राम में समझाया है।
ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी ये कुचालक के बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। यानी आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओ या कुछ करो तो ये इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धक नहीं होती हैं, यानी ये चमकती नहीं, ये शाइन नहीं करती। ठीक है, प्रतिध्वनिपूर्ण मैंने आपको बताया था, ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। इनको आप बजाएंगे करेंगे तो ये किसी भी प्रकार की कोई साउंड या आवाज प्रोड्यूस नहीं करेगा। आघातवर्धक मतलब आप इनको क्या ठोक ले पीट ले तो ये एक चादर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं बल्कि खिन हो जाएगी। ठीक है, इसका उदाहरण यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, क्लोरीन, ये इत्यादि किसके उदाहरण है बच्चों, अधातुओं के, यानी नॉन मेटल्स के ये कुछ उदाहरण हैं। इन ये धातुओं अधातुओं इन सब के बारे में आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। अब आते हैं बच्चों हम उपधातु पे। उपधातु क्या होता है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके अंदर धातु एवं अधातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, उपधातु का नाम दिया गया है, यानी मेटेलॉइड्स कहते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन आदि। ठीक है, यानी ऐसे तत्व जो मेटल्स के भी यानी धातु के भी और अधातु की दोनों की विशेषताओं को दर्शाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं बच्चों, उपधातु कहलाते हैं या मेटेलॉइड्स कहलाते हैं। अब हम करेंगे बच्चों यौगिक के बारे में चर्चा। यौगिक क्या होता है, यौगिक, और इसको हम और किस नाम से जानते हैं बच्चों, कंपाउंड्स के नाम से भी हम जानते हैं। एक यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनते हैं, उनको हम यौगिक कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं, एक उनका रासायनिक संयोजन से ही ये बनते हैं, एक पर्टिकुलर रेशियो में उनका मिलना जरूरी होता है, तब वे क्या कहलाते हैं, यौगिक। यहाँ पे जैसे मैंने उदाहरण लिया है वाटर का, जल का। जल किस किस से मिलके बना है बच्चों, हम जानते हैं, हमें सूत्र पता है जल का, H2O होता है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के तत्वों से मिलके बना हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल तो किसका हो गया, ऑक्सीजन का है। ठीक है, एटम किसका हो गया, यहाँ पे एक एटम तो हमारा ऑक्सीजन का हो गया, और दो एटम किसके हो गए हमारे यहाँ, हाइड्रोजन के। ठीक है, तो जब हमने इनको दो एटम हाइड्रोजन के लिए और एक एटम ऑक्सीजन का लिया, तो उसने किसका निर्माण किया, वाटर का, यानी जल का यहाँ पर निर्माण किया है। तो यानी यहाँ पे हमें ये चीज क्लियर है कि यहाँ पे कौन से तत्व लिए, दो हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, लेकिन उनका एक क्या है, रासायनिक संयोजन है। उसी के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड किस किस से मिलकर बना है, सोडियम प्लस क्लोरीन के तत्वों से मिलकर हाँ किसका निर्माण हुआ है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण यहाँ पर हुआ है। अब बच्चों हम मिश्रण और यौगिक में अंतर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है एग्जाम में, बेसिक डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, मिश्रण और यौगिक में क्या डिफरेंसेस है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस लिए हैं, उनके हम एक बार ले लेते हैं। सबसे पहला क्या है, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों अथवा द्रव्य के किसी अनुपात में मिलने से बनता है, उसको हम मिश्रण कहते हैं, एक रासायनिक अनुपात में। यौगिक क्या हो गए बच्चों, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग अथवा मेल से बने होते हैं, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। मिश्रण जो में क्या होता है, गलनांक निश्चित नहीं होता है। मिश्रण के केस में गलनांक निश्चित नहीं होता है, परंतु यौगिक के केस में गलनांक निश्चित होता है, टेम्परेचर निश्चित होता है। ऐसे मिश्रण में क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, परंतु यौगिक के केस में क्वथनांक निश्चित होता है। और आखिरी डिफरेंस है, मिश्रण प्रायः विषमांगी होता है और यौगिक जो होता है वह मेनली समांगी होता है। तो बच्चों ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आप पढ़ सकते हैं मिश्रण और यौगिक के बारे में, जो मेनली एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आता है। विलयन, अब हम लेते हैं विलयन के बारे में, यानी सॉल्यूशन क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बच्चों विलयन कहते हैं। यानी
दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन या सॉल्यूशन कहलाता है। अब बच्चों जो विलयन होता है ये मेनली दो चीजों पर निर्भर करता है। दो प्रकार के अवयव होते हैं इसमें, एक होता है विलायक, दूसरा होता है बच्चों विलेय। एक होता है विलायक, दूसरा विलेय होता है। अब हम पहले यह समझेंगे कि विलायक और विलेय होते क्या हैं। विलायक, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलायक यानी सॉल्यूशन के अंदर जिसकी मात्रा क्या होती है बच्चों? अधिक होती है, उसे हम विलायक कहते हैं। और विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम विलेय कहते हैं। यानी विलायक यानी विलयन में यानी सॉल्यूशन के अंदर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो तो होगा विलायक, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसको क्या होता है? विलेय कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया नींबू तथा जल के विलयन में। जल तो क्या हो गया? विलायक, और नींबू हो गया हमारा विलेय। यानी यहाँ पे जल क्या है? जल की मात्रा नींबू का हम जल को मिलाते हैं तो जब हम शरबत बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? पानी ज्यादा होता है, नींबू थोड़ा होता है। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया? विलायक क्या हो गया? जल, और विलेय हो गया हमारा नींबू। ऐसे ही चीनी और जल के विलयन में जल क्या हो गया? हमारा विलायक, और चीनी हो गई हमारी विलेय। यानी जब हम चीनी और जल का घोल बनाते हैं तो हमेशा जल ज्यादा लेते हैं और चीनी कम लेते हैं। अब हम विलयन के कुछ गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, ये बेसिक गुण है इसके। इसमें कण का व्यास 1 नैनोमीटर होता है, इसलिए आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके कारण विलयन के कण प्रकाश किरण को फैलाने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं, क्योंकि इसके कण बहुत छोटे होते हैं, आपस में मिले हुए होते हैं। तो बच्चों ये क्या करते हैं? ये लाइट को यानी प्रकाश को अपने में से पास होने नहीं, गुजरने नहीं देते या पास होने नहीं देते। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? अच्छे से घुल जाते हैं को सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या होता है? हम इसको छानन विधि द्वारा अलग पृथक नहीं कर सकते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पे विलयनों के प्रकारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये मेनली बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गैसीय विलयन, एक होता है आपका द्रव विलयन, और तीसरा होता है हमारा ठोस विलयन। यानी 3 प्रकार के विलयन जो पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है बच्चों यहाँ पे गैसीय विलयन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? विलायक जो होता है वह गैस के अवस्था के रूप में होता है, यानी गैस के रूप में यहाँ पे विलायक होता है, और बाकी के जो और चीज होते हैं चाहे वह गैस हो, ठोस हो या द्रव्य हो, वे विलेय के रूप में उपस्थित होते हैं। यानी इसमें विलायक कैसी अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में होता है। इसको हम क्या कहते हैं? गैसीय विलयन कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा जाता है, 3 प्रकार में बांटा जाता है। पहला है गैस विलयन। गैस का गैस में विलयन कैसे? जैसे ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस को आप मिला दीजिए तो क्या उदाहरण होगा? ये गैस का विलयन। फिर है आपका द्रव्य एवं गैस का विलयन, जैसे कि आप क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का विलयन बना लीजिए, सॉल्यूशन बना लीजिए, तो वह किसका उदाहरण हो गया? द्रव्य गैस का विलयन का उदाहरण है। तीसरा है ठोस गैस का विलयन, जैसे आपने कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। तो ये कुछ इस चीज के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे गैस का गैस में, द्रव का गैस में या ठोस का गैस में। तो ये इसके कुछ उदाहरण बच्चों यहाँ पे मैंने लिए हैं। आप इसकी और डिटेल आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी इनके और कई प्रकार के उदाहरण दिए हुए हैं। अब दूसरा है बच्चों द्रव विलयन। द्रव विलयन क्या होगा? जिसमें विलायक क्या होगा? द्रव्य अवस्था के रूप में होगा, यानी विलायक किस रूप में होगा? द्रव्य के रूप में, और बाकी चाहे गैस, द्रव्य या ठोस वे विलेय के रूप में होंगे। तो ये भी आगे ये भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गैस द्रव्य विलयन, जैसे जल में ऑक्सीजन का विलयन। जल में किसका? जैसे जल में क्या होती है? ऑक्सीजन उपस्थित होती है। जल क्या हो गया? द्रव्य, और ऑक्सीजन क्या हो गई? हमारी गैस। तो यहाँ पे जल क्या हो गया? यहाँ पे जल हमारा द्रव्य विलयन का उदाहरण हो गया। द्रव्य विलयन एवं गैस विलयन का उदाहरण में आ गया। ऐसे ठोस द्रव्य विलयन, जैसे चीनी तथा जल का विलयन। चीनी और जल का मिश्रण बना लीजिए, तो वह भी किसका उदाहरण दे रहा है? यहाँ पे ठोस द्रव्य विलयन का उदाहरण दे रहा है। फिर है तीसरा द्रव्य विलयन, जैसे सिरका तथा पानी को आप आपस में मिला दीजिए, तो वह किसका उदाहरण होगा? द्रव्य विलयन का
उदाहरण होगा। अब तीसरा जो विलयन है बच्चों वो होता है ठोस विलयन। ठीक है, अब ठोस विलयन को हम क्या, जिसमें विलायक किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में होगा, और यह भी आगे दोबारा 3 भागों में बांटा गया है। पहला ठोस विलयन जैसे जिंक तथा लोहे का विलयन। दूसरा आ गया हमारा गैस ठोस विलयन जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, ये इसके उदाहरण है। और तीसरा हमारा द्रव्य ठोस विलयन जैसे पारा तथा सोडियम का विलयन। तो ये बच्चों इन सब विलयनों के क्या हैं, ये कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, इनको आप आगे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिक क्या लिए हैं, जो उदाहरण है, जो मेनली गैसीय विलयन के, द्रव्य विलयन के और ठोस विलयन के, उनकी यहाँ पे मैंने बताया है आपको इसमें। अब हम चर्चा करेंगे विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के ऊपर। क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी विलयन की सांद्रता क्या होती है। विलयन की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, यानी विलयन की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ को क्या कहते हैं, हम सांद्रता कहते हैं। इसके ऊपर बच्चों मेनली बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी आते हैं। तो अगर आपको कभी भी विलयन की सांद्रता निकालनी हो तो इसका ये एक वो है, फॉर्मूला है। क्या है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, यानी विलेय का द्रव्यमान ऑब्लिक या बटे डिवाइड बाय विलयन का द्रव्यमान। इसको आप इससे क्या निकाल सकते हैं, विलयन की सांद्रता निकाल सकते हैं। कई बार बच्चों इसमें प्रतिशत पूछा जाता है, यानी इसमें यह पूछा जाता है कि विलयन की सांद्रता के प्रतिशत निकालिए। तो सिंपल आपको फॉर्मूला यही यूज करना है। इसमें क्या करना है, यही विलयन की सांद्रता विलेय का द्रव्यमान ऑब्लिक विलयन का द्रव्यमान, यही लेना, बस इसको इंटू 100 और कर देना, यानी 100 से गुणा और कर देना है। तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी किसकी, विलयन की सांद्रता की परसेंटेज में हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। बच्चों इसके बारे में, इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको जो इसी चैप्टर के दूसरा भाग होगा उसमें मैं उनके बारे में, इसमें न्यूमेरिकल्स के बारे में इससे रिलेटेड उसमें चर्चा करेंगे। अब हम जान लेते हैं सांद्रता के आधार पर विलयन का प्रकार। ये 5 प्रकार के पाए जाते हैं किसके बेस पे, सांद्रता के आधार पर। पहला है तनु विलयन, दूसरा है सांद्र विलयन, तीसरा है संतृप्त विलयन, चौथा है असंतृप्त विलयन और 5वां है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको तनु विलयन के बारे में। तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलेय की मात्रा कम होती है। ऐसा विलयन क्या कहलाता है बच्चों, तनु विलयन कहलाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे में चीनी एवं जल का मिश्रण या विलयन। आप चीनी और जल को मिला लीजिए, घोल दीजिए, तो क्या होगा, विलायक इसमें क्या हो गया, जल जिसकी मात्रा अधिक है, और चीनी क्या हो गई हमारी, विलेय जिसकी मात्रा क्या है बच्चों, कम है। ऐसे ही बच्चों सांद्र विलयन, सांद्र विलयन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इसमें क्या होगा, विलेय की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, लेकिन विलायक की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, सांद्र विलयन, यानी जिसके अंदर अब उल्टा हो जाए, तनु विलयन का बिल्कुल अपोजिट होता है सांद्र विलयन। फिर है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें बच्चों एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक टेम्परेचर पहुंचने के बाद किसी भी विलायक के अंदर और अधिक विलेय को हम नहीं घोल सकते, तो वह क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। और असंतृप्त विलयन क्या होता है, जिसके अंदर बच्चों एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम क्या कर सकते हैं, और अधिक विलायक के अंदर और अधिक विलेय को घोल सकते हैं या डिसॉल्व कर सकते हैं, उसमें मिला सकते हैं, वह कहलाता है असंतृप्त विलयन कहलाता है। 5वां है हमारा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन वह विलयन हो गया जिसमें जब हम किसी भी विलायक के टेम्परेचर को बढ़ा दें और उसके अंदर और अधिक विलेय घुल जाए या घोला जा सके, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे 5 प्रकार के विलयन थे, किसके बेस पे, सांद्रता के आधार पर 5 प्रकार के विलयन यहाँ पे मैंने बताए। अब हम बच्चों निलंबन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें
विलेय कणों का आकार, जिसके अंदर जो कण होते हैं उनका आकार 10⁻³ से लेके 10⁻⁻5 तक होता है। ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। जैसे धूल और वायु का मिश्रण। इसमें क्या कणों का क्या साइज यहाँ पे मैंने बताया 10 से लेकर 10⁻³ या 10⁻5 तक होता है। तो इसके अंदर के क्या होता है बच्चों, जिसे हम उनको आसानी से आंखों से देख सकते हैं इसके कणों को। जैसे धूल और वायु का मिश्रण, जब हवा चलती है, बहुत धूल उड़ती है, तो हमें धूल दिखाई देती है या नहीं? तो वह किसका उदाहरण है बच्चों? निलंबन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब हम निलंबन के कुछ गुणों को ले लेते हैं। सबसे पहला क्या है? ये एक विषमांगी मिश्रण है, ये आपको पता ही है। दूसरा, इसमें कणों को नग्न आंखों से देख सकते हैं, यानी हम अपनी आंखों से उसके कणों को देख सकते हैं आराम से। इनका अणु भार सबसे अधिक होता है। जो इसके अणु होते हैं उनका भार क्या होता है बच्चों? बहुत अधिक होता है। और चौथा है, इनके कणों पर कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी कोई भी चार्ज इनके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता, ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज इनमें नहीं होता। ये न्यूट्रल होते हैं। यह हम जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। ठीक है, तो इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी आवेश यानी चार्ज नहीं होता है। अब बच्चों हम लास्ट में ले लेते हैं कोलाइड विलयन। यहाँ पे मैंने सिर्फ कोलाइड विलयन की एक परिभाषा ली है, फिर जो नेक्स्ट भाग होगा इस चैप्टर का, हम कोलाइडल विलयन से ही इस पार्ट की आगे नेक्स्ट भाग में शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन से समझा देती हूँ। कोलाइडल विलयन होता क्या है? यह भी एक विषमांगी मिश्रण होता है, जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इनको सरलता से आप नहीं देख सकते हैं। यानी इसमें क्या होते हैं? कण इतने छोटे होते हैं कि वह हमें आसानी से नहीं दिखाई दे सकते, जैसा कि हमें निलंबन के केस में कण दिखाई दे रहे थे। ये ठीक उसका उल्टा है निलंबन का। यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया जैसे गोंद, रक्त आदि। ये किसके उदाहरण यहाँ पे शो कर रहे हैं? कोलाइड विलयन का उदाहरण है। अब बच्चों हम इस बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आज हमने इस भाग में क्या क्या पढ़ा। इस पाठ के इस भाग में पहले में हमने किसके बारे में चर्चा की? हमने सबसे पहले यह जाना कि पदार्थ कितने प्रकार के माने गए हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ होते हैं। हमने शुद्ध पदार्थों को आगे विभाजित किया किसमें? तत्व में, यौगिक में, इसके बारे में हमने चर्चा की। हमने अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण के बारे में जाना, फिर मिश्रण को आगे हमने वर्गीकृत किया किसमें? समांगी मिश्रण में और विषमांगी मिश्रण में। ठीक है, तो हमने उनके बारे में चर्चा की। हमने इसमें विलयन के यानी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, उसके बेस पे हमने उसके प्रकारों के बारे में चर्चा की। फिर हमने सांद्रता के बारे में पढ़ा, सांद्रता के आधार पर हमने विलयन के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की, और हमने निलंबन के बारे में पढ़ा और कोलाइडल के बारे में इसमें आज भाग में चर्चा की। तो उसी के बेस पे बच्चों मैंने ये कुछ गृह कार्य आपके लिए तैयार किया है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। उसी के बेस पे ये कुछ क्वेश्चंस है। पहला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका आप उत्तर देने में समर्थ होंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है? यह भी एक क्वेश्चन मेनली एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसका आप विद डेफिनेशन और विद क्या बोलते हैं एग्जाम्पल इसका उत्तर दे सकते हैं। तीसरा है, विलयन, निलंबन और कोलाइडल एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? ये भी आप इसमें आसानी से मैंने बताया, इसको आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन है, अपने आसपास की वस्तुओं को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। बच्चों ये मेनली एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको आप अपने आसपास की चीजों में से आप पृथक कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी चीज क्या है शुद्ध है और कौन सा मिश्रण है या कौन सा पदार्थ अशुद्ध है। तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड है, ये आपको आपके घर में आसानी से वस्तुओं में आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण के बीच में। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको आज इस पाठ का प्रथम भाग सही से समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैं यहीं पे इस पाठ का पहला भाग यहीं समाप्त करती हूँ। इसी के साथ धन्यवाद।